आज हम जिस टॉपिक को समझेंगे वो इस प्रकार से है, तुर्की आक्रमण एवं राजपूत प्रतिरोध। तो तुर्की आक्रमण एवं राजपूत प्रतिरोध के अंतर्गत तुर्कों के प्रारंभिक आक्रमण, धावे, सुबुक्तगीन, महमूद गजनवी, भारत पर आक्रमण के क्या कारण रहे, आक्रमणों के क्या प्रभाव पड़े, मोहम्मद गौरी और गौरी के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा क्या रही, और उस समय जो भारत की राजनीतिक दशा थी, उस जो भी राज्य थे उनके विवरण को समझेंगे। उत्तर पश्चिम भारत के मुस्लिम राज्य, नंबर 2 अजमेर का चौहान राज्य, पृथ्वीराज चौहान, और नंबर 3 कन्नौज का राज्य, और नंबर 4 पाल और सेन वंश, और नंबर 5 गुजरात के सोलंकी, और नंबर 6 अन्य राज्य। तो आज हम तुर्कों के आक्रमण के कारण और उनके प्रभाव, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, सुबुक्तगीन, इनके बारे में विस्तार से समझेंगे कि किस प्रकार से भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार या इस्लाम के मानने वालों का प्रवेश होता है। जैसा कि हमने पूर्व में भी समझा कि पहले इस्लाम का जब धर्म का प्रचार प्रसार हुआ तो भारत की भौगोलिक स्थिति को ही अच्छी प्रकार से जानते थे और यहाँ व्यापारी के रूप में भारत में आए। लेकिन जैसे जैसे खलीफाओं का वर्चस्व बढ़ता गया तो खलीफाओं ने इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए इन्हीं व्यापारियों को हिंसा की नीति अपनाने पर विशेष उनको प्रोत्साहित किया, जिहाद का नारा दिया, जिससे यही भारत में जो व्यापारी वर्ग के रूप में ये लोग आए इस्लाम के मानने वाले, तो ये इन्होंने धीरे धीरे भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करना शुरू कर दिया और इनको सफलताएं प्राप्त हुई, क्योंकि जो हिंसक नीति और आक्रमणकारी नीति, धर्म के प्रचार प्रसार की नीति ने इनको काफ़ी इनको अपने युद्ध में, संघर्ष में सफलताएं भी प्राप्त हुई। जैसा कि भारत के पश्चिम में हिंदू राजा थे, जैसे सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण तो होता है, और भी जयपाल, आनंदपाल और भी ऐसे राजा जो संघर्ष तो करते हैं लेकिन भारत में वो इनको पराजित करने में असफल रहते हैं और धीरे धीरे भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार होने लगता है। और जब पश्चिम के जो हिंदू राजा थे वो पराजित हो जाते हैं तो भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार तो बढ़ता ही है, साथ में जनता में, हिंदू जनता में आतंक का वातावरण भी या भय व्याप्त हो जाता है कि आक्रमणकारी का सामना हिंदू राजा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और उसके लिए कुछ दशाएं भी भारतीय जिम्मेदार मानी जा सकती हैं, जैसे कि भारत की सामाजिक दशा और समाज में जो क्षत्रिय वर्ग की प्रभुत्ता, क्योंकि यही समझाया गया कि युद्ध करने का जो अधिकार है वो सिर्फ क्षत्रियों को ही है, उनका कार्य रक्षा करना है। वेदों में भी ऐसा वर्णन है कि भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई और वो ही रक्षा करेंगे, और अन्य वर्ग जो था उदासीन बना रहा, उनको आगे नहीं है, जिसके कारण भारत में व्यापक संघर्ष के बावजूद भी इन मुस्लिम आक्रमणकारियों को रोकने में हिंदू राजा असफल रहे, क्योंकि समाज जो था वो खंडित था, समाज में एकजुटता नहीं थी। समाज में एकजुटता होती तो उस समय इन आक्रमणकारियों को वहीं रोक दिया जाता, ऐसा संभव न हो सका। तो आज हम देखेंगे कि तुर्कों के प्रारंभिक धावे के बारे में जानेंगे। इस्लामी जगत में
अरबों की प्रभुत्व समाप्ति के बाद इस्लाम का नेतृत्व ईरानियों के हाथ में चला गया। ईरानियों के हाथ में जब अरबों का प्रभुत्व समाप्त हुआ तो इसके बाद इसका नेतृत्व, इस्लाम का नेतृत्व किसके हाथों में गया? ईरानियों के हाथों में चला गया। ईरानियों के पश्चात इस्लाम का नेतृत्व तुर्कों के हाथ में चला गया। किनके? तुर्कों के। ईरानियों के बाद तुर्कों के हाथ में आया था जो नेतृत्व, जो मध्य एशिया के निवासी थे। तो तुर्क कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के। भारत पर प्रारंभिक धावे करने वाले तुर्क गजनी राजवंश के थे। तो भारत पर जो धावे हुए यानी आक्रमण हुए वो कौन से थे? वो तुर्क थे, गजनी राजवंश के थे। 962 ईस्वी में अलब्तगीन नामक एक दास ने अपने कुछ साहसी अनुयायियों के द्वारा गजनी पर अधिकार कर लिया था। तो 962 ईस्वी में अलब्तगीन नामक एक दास था जिसने अपने कुछ साहसी अनुयायियों द्वारा गजनी पर अधिकार कर लेता है, उसे सफलता प्राप्त होती है और एक तरह से उसका मनोबल बढ़ जाता है। सुबुक्तगीन, इसके बाद पिराई के समय क्षत्रियों, हाँ सुबुक्तगीन, इसके बाद गजनी पर जब अधिकार हो जाता है अलब्तगीन का, तो इसके बाद अलब्तगीन की मृत्यु जब हो जाती है तो उसके बाद उसका पुत्र इसहक गजनी का शासक बनता है। अलब्तगीन के बाद शासन कौन संभालता है गजनी का? इसहक, और गजनी का शासक बनता है। और इसके बाद जो है ट्राई शासन करने लग जाता है। तो क्रम क्या है? अलब्तगीन के बाद इसहक और इसहक के बाद पिराई शासन की बात को संभालता है। तो पिराई के बाद जो शासन की बात को संभालता है वो कौन था? सुबुक्तगीन। अलब्तगीन, इसहक और पिराई, इसके बाद सुबुक्तगीन गजनी की बात को संभालता है। तो सुबुक्तगीन के बारे में जानेंगे। पिराई के समय क्षत्रियों के संघर्ष आरंभ हो गया था। क्षत्रिय संघर्ष चल ही रहा था जो महमूद गजनवी के समय तक चलता रहा। सुबुक्तगीन सेनानायक तुर्कों में लोकप्रिय हो गया जिसने 977 ईस्वी में पिराई को अपदस्थ करके गजनी के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। कब किया? 977 ईस्वी में पिराई को अपदस्थ करके गजनी के सिंहासन पर अधिकार कर लेता है। कौन? सुबुक्तगीन। 991 ईस्वी में सुबुक्तगीन ने जयपाल के राज्य पर आक्रमण किया। तुर्क इसमें विजयी रहे। तो हमने देखा कि अलब्तगीन, इसहक, पिराई और सुबुक्तगीन। तो सुबुक्तगीन क्या करता है? जयपाल को 991 ईस्वी में पराजित करके उसमें विजय हासिल करता है। इसके बाद महमूद गजनवी। महमूद का जन्म 971 ईस्वी में हुआ था। उसके जन्म के समय उसका पिता सुबुक्तगीन यानी सुबुक्तगीन का पुत्र कौन? महमूद गजनवी एक सामान्य अधिकारी था। सुबुक्तगीन ने पुत्र को सैनिक कुशलता मतलब सैनिक शिक्षा प्रदान की और वो सैनिक रण कुशलता में काफी निपुण था। तो उसके इसी सैनिक योग्यता को देखते हुए पिता ने क्या किया? सुबुक्तगीन ने अपने पुत्र को सैनिक कुशलता देखते हुए उसे खुरासान का सूबेदार नियुक्त कर दिया। कहाँ का? खुरासान का सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद इस्माइल, उसके भाई एक था महमूद गजनवी का भाई जिसको इस्माइल के नाम से जानते हैं। तो जब उसकी मृत्यु हो जाती है सुबुक्तगीन की, तो उसके बाद क्या होता है? उसके भाई इस्माइल को शासक बना दिया जाता है। तो लेकिन इसके बाद क्या था? भाइयों में गृह युद्ध छिड़ जाता है सत्ता को लेकर। तो इस संघर्ष में, गृह युद्ध में किसको सफलता मिलती है? मतलब इस्माइल को वो हरा देता है, उसका
उसको पद तो प्राप्त हो गया था, लेकिन आपस में जब युद्ध छिड़ गया तो इसमें महमूद गजनवी को सफलता मिलती है और इस्माइल पराजित होता है। तो इस प्रकार से ग्रह में कौन विजयी रहा? महमूद गजनवी, और वह फिर शासक बन जाता है। तो हमने क्रम देखा, पहले अलाउद्दीन, इसहाक, किराई, इसके बाद सुबुक्तगीर, और सुबुक्तगीर के बाद इस्माइल शासक बना और फिर महमूद गजनवी जो सत्ता प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से देखा हमने क्रम किस प्रकार से चला, घटनाक्रम। इसके बाद देखेंगे भारत पर आक्रमण के कारण। तो क्या कारण थे भारत पर, क्यों तुर्कों ने आक्रमण किया भारत पर, क्या उनको प्राप्त करना था, इसको विस्तार से जानेंगे। धन संपदा की प्राप्ति, जैसे कि हमने पूर्व में देखा कि भारत में धन संपदा अधिक कहाँ पाई गई, या तो राजाओं के पास या मंदिरों में। तो जब ये तुर्कों को सफलता प्राप्त हुई तो महमूद गजनवी ने ये सोचा क्यों न मंदिरों पर आक्रमण किया जाए। तो इनका प्रमुख उद्देश्य या तो राजाओं को पराजित करो, धन संपदा प्राप्त करो, या फिर मंदिरों पर आक्रमण करके वहां से संपत्ति को लूटा जाए। तो पहले इनका उद्देश्य ये रहा था लूटपाट करना, और इस लूटपाट का उद्देश्य अधिक से धन संपदा प्राप्त करना, जिसके आधार पर बड़ी सेना का निर्माण करना, सेना को मजबूत बनाना, जिससे कि और अधिक अपने क्षेत्र विस्तार किया जा सके, अपने प्रभाव को बढ़ाया जाए। नंबर 2, हाथियों को प्राप्त करने की लालसा। चूंकि भारतीय हिंदू राजा अपनी सेना में हस्ती सेना में रखते थे और हाथियों को बड़े पैमाने पर ये भी चाहते थे अधिक से अधिक संख्या में हाथी प्राप्त किया है भारत से। तो इसीलिए भी इन्होंने भारत पर आक्रमण करने का मन बनाया और इनकी हमेशा लालसा बनी रही। नंबर 3, साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा। तो जैसे जैसे इन तुर्कों को सफलता प्राप्त होती गई तो इन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपने साम्राज्य विस्तार को बढ़ावा दिया, और इनको मध्य एशिया से इनको प्रोत्साहन भी मिल रहा था, इनका हौसला बढ़ाया जा रहा था कि बहुत अच्छे आप इस्लाम धर्म के सच्चे अनुयायी हो, जो विधर्मियों का नाश कर रहे हो, धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हो, धन संपदा भी प्राप्त हो रही है। तो इससे इनका और भी हौसला बुलंद होता, और इसीलिए ये अधिक से अधिक आक्रमण करके अपने साम्राज्य विस्तार को बढ़ाने में लगे हुए थे। नंबर नेक्स्ट, इस्लाम धर्म का प्रचार एवं प्रसार। तो भारत पर तुर्कों के आक्रमण का एक अन्य उद्देश्य भी था कि अधिक से अधिक मूर्तियों को तोड़ना, हिंदू राजाओं को पराजित करना, और जब जनता असहाय होगी, जनता का कोई नेतृत्व करता नहीं होगा, तो ऐसी प्रजा तुरंत इस्लाम धर्म को स्वीकार करेगी, क्योंकि नेतृत्वकर्ता के अभाव में जो पराधीन लोग हैं, जो अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उन्हें जैसा आदेश दोगे वो उसी को पालन करने लग जाते हैं। इसी उद्देश्य को रखकर तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया, और वो सफल भी रहे, क्योंकि जो हिंदू राजा थे वो अपनी कुछ दूरदर्शिता या कूटनीति के अभाव के कारण उनको असफलताएं प्राप्त हुई, और जिसका लाभ तुर्कों ने उठाया और विजय प्राप्त करके उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने में वो सफल रहे। यही उनके प्रमुख उद्देश्य रहे। इसके बाद आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा, जब तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया तो उसका क्या रिजल्ट निकला, क्या उसका इफेक्ट रहा, तो इसके प्रभावों को हम विस्तार से जानेंगे। पहला प्रभाव पड़ा अपार जन धन की हानि। तो ये सब विदित है कि जब युद्ध होता है तो बड़े पैमाने पर सैनिकों की नुकसान तो उठाना पड़ता है, इसके साथ आम जनता भी काफ़ी उसमें मारी जाती है, हतोत्साहित होती है, और जन धन की हानि भी होती है। तो इसमें फसलें भी
कई बार तो सेना में फसलें भी नष्ट कर देती थी, और जब राजा का पतन होता है तो प्रजा की देखभाल करने वाला कोई नहीं। तो ऐसी स्थिति में और प्राकृतिक प्रकोप के प्रभाव के कारण भी जनमानस काफी परेशान रहा। तो ऐसी स्थिति जो आक्रमण हुई समय समय पर, उसने जनधन की व्यापक बड़े पैमाने पर हानि पहुंचाई, और यही भारतीयों के लिए सबसे बड़ी परेशानी का कारण बना कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी उन्होंने रक्षा नहीं कर पाई, और जो भारतीय समाज जो विभिन्न वर्गों में बटा हुआ था वो पहले से ही परेशान, और इधर आक्रमणकारियों ने और भी उनने आग में घी का काम किया। तो अपार जनधन की हानि पहला इसका प्रभाव पड़ा। नंबर 2, उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र पंजाब, सिंध, मुल्तान के प्रदेशों से हाथ धोना। कौन कौन से? पंजाब, सिंध, मुल्तान के प्रदेशों से हाथ भी धोना पड़ा। नंबर 3, तुर्क बस्तियों की स्थापना। अब जो तुर्क अपना विस्तार करते जा रहे थे, उनकी सफलताएं प्राप्त हो रही थी, तो उन्होंने फिर स्थायी रूप से अपनी बस्तियां बसाना शुरू कर दिया, और तुर्कों के निवास से जो थे कि उनका वर्चस्व बढ़ा धीरे धीरे, और उनकी श्रेष्ठता भी सिद्ध हुई कि संख्या में कम लेकिन सफलता में सबसे आगे तुर्क रहे। इससे जो छोटे राजा, जो हिंदू राजा थे, वो पहले से ही भयभीत और बड़े पैमाने पर पराजित होने पर उनमें और जनता में भय अधिक से अधिक व्याप्त होता गया। यही तुर्कों की सफलता का कारण बनता गया, और तुर्क बस्तियों की स्थापना होती गई। इसका नंबर नेक्स्ट, हिंदू शासकों की निर्भरता में वृद्धि। अब हिंदू जो शासक थे उन्हें जनता का पर्याप्त सहयोग नहीं प्राप्त हुआ, और खुद प्राप्त भी करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उनके मन में यही बात बैठी थी कि युद्ध करने का अधिकार अगर हिंदू धर्म में दिया है तो वो क्षत्रियों को ही है, दूसरी जाति के लोगों को युद्ध करना शोभा नहीं देता। और ऐसा यही विचारधारा विनाशकारी सिद्ध हुई उनके लिए, क्योंकि खुद लड़ नहीं पाए, दूसरों को लड़ने नहीं दिया, और तुर्कों ने इसका लाभ उठाया। और हिंदू शासक जब एक एक करके पराजित होते गए, जैसा कि हमने उदाहरण के रूप में देखा, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ये तीनों ही लगे रहे, ये तीनों ही इस सब भावना से आपस में लड़ते रहे कि हमारा अधिकार हो जाए, और तीनों ही शक्तियों ने आपस में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया। तो ये हमेशा से इतिहास इस बात का गवाह है कि ऐसा ही चलता रहा, और जिसका लाभ तुर्कों को मिला। तो हिंदू शासकों की निर्भरता में वृद्धि होती है, और भारत की जो एक तरह से जो अच्छा वातावरण, खराब वातावरण बदल जाता है, और जो आज़ादी का सूरज है वो धीरे धीरे गुलामी की ओर बढ़ने लगता है। मोहम्मद गोरी, इसके बाद में मोहम्मद गोरी के बारे में जानेंगे कि मोहम्मद गोरी, जिसके विभिन्न युद्धों को देखने से पता चलता है कि ये ऐसा आक्रमणकारी था जिसने कभी हार नहीं मानी, और तराइन के युद्ध में पराजित होने के बावजूद भी उसने लगातार प्रयास किए। तो ये इसने बाद में वो तराइन के जो मैदान में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने में सफल भी रहता है। तो मोहम्मद गोरी का ऐसा निर्णायक बिंदु सिद्ध हुआ कि भारत में जो बची हुई शक्ति थी उसको भी इसने ध्वस्त कर दिया। यानी भारत में पृथ्वीराज तृतीय के बाद कोई भी ऐसे शासक नहीं बचे जो इन आक्रमणकारियों को रोक पाए। तो मोहम्मद गोरी का अगर देखा जाए इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार में और हिंदू संस्कृति को नष्ट करने में या भारतीय हिंदू राजाओं को पराजित करने में एक तरह से एक अद्वितीय उदाहरण देखने को मिलता है। जबकि हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय यदि मोहम्मद गोरी को प्रारंभिक युद्ध में ही
तराइन के प्रथम युद्ध में ही उसको अगर पराजित कर देते, पराजित करने के बाद उसका वध कर देते या उसको नष्ट कर देते तो आगे की समस्या यूँ पैदा नहीं होती। इसलिए शत्रु को कभी शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। और यही एक बड़ी गलती हुई पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा कि उन्होंने मोहम्मद गौरी को बार बार यह कहकर छोड़ते रहे कि जाओ अपने युद्ध में तैयार होकर आना, और यही तो सबसे बड़ी भूल साबित हुई। और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को नहीं छोड़ा, ये इस बात का इतिहास गवाह। तो मोहम्मद गौरी के बारे में जानेंगे। तुर्कों की एक शाखा शशनवी वंश के नाम से विख्यात हुई। तुर्कों की शाखा एक शाखा थी, किस नाम से? शशनवी वंश के नाम से विख्यात हुई। 1173 से 74 ईस्वी में गियासुद्दीन ने अपने छोटे भाई शिहाबुद्दीन को गजनी का शासक नियुक्त किया। ठीक है, 1173 से 74 ईस्वी में गियासुद्दीन ने अपने छोटे भाई शिहाबुद्दीन को गजनी का शासक नियुक्त किया। यही शिहाबुद्दीन भारत के इतिहास में मोहम्मद गौरी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, शिहाबुद्दीन किसके नाम से प्रसिद्ध है? मोहम्मद गौरी के नाम से, जिसने 12वीं सदी के अंतिम दशकों में भारत में अनेक आक्रमण किए और भारत में मुस्लिम राज्य की नींव डाली। इसका पूरा नाम, जो मोहम्मद गौरी का पूरा जो नाम था वो था मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। तो शिहाबुद्दीन जो शासक बनता है मोहम्मद गौरी के नाम से, और इसका पूरा नाम था मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। इसके बाद हम देखते हैं कि जब गौरी के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा क्या थी, तो उसको हम विस्तार से समझेंगे। तो महमूद गजनवी ने भारत में अंतिम आक्रमण जो है 1027 ईस्वी में किया था, और गौरी के आक्रमण के समय जो मुख्य राज्य थे उनकी क्या स्थिति थी, कौन सा शासन वहाँ शासक शासन कर रहे थे, उसको जानेंगे। नंबर 1, उत्तर पश्चिम भारत के मुस्लिम राज्य। तो गौरी के आक्रमण के समय उत्तर पश्चिमी भारत में मुस्लिम राज्य थे सिंध, मुल्तान और पंजाब। सिंध में सुम्र जाति शियाओं का शासन था। सिंध में किसका शासन था? सुम्र जाति के शियाओं का शासन। और मुल्तान में करमाती जाति के शियाओं का शासन, और पंजाब में गजनवी वंश के शासकों का राज्य था। तो तीनों में अलग अलग शासन था। सिंध में तो सुम्र जाति है, और मुल्तान में करमाती जाति शियाओं, और पंजाब में गजनवी वंश के शासकों का राज्य था। इस राज्य की प्रजा बहुसंख्यक हिंदू थी, मतलब राजाओं तो उनके मुस्लिम, लेकिन प्रजा क्या है? बहुसंख्यक हिंदू प्रजा है। आपस में तनाव की स्थिति पैदा होना स्वाभाविक ही थी, क्योंकि मुस्लिम शासक या मुस्लिम वर्ग अपने हिसाब से सोचता है, नियम कानून लागू करता है, जबकि प्रजा हिंदू है तो उसको वह स्वीकार नहीं है। इसीलिए इन तीनों राज्यों में सिंध, मुल्तान और पंजाब में तनाव की स्थिति बनी रहती है, और ये तनाव बाद में और भी हानिकारक सिद्ध होता है। नंबर 2, अजमेर का चौहान राज्य पृथ्वीराज चौहान। यहाँ पृथ्वीराज चौहान, जिसको राय पिथौरा, पृथ्वीराज चौहान को किस नाम से जानते हैं? राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। ये शासक था जो सोमेश्वर का बड़ा लड़का था। इसके फादर का नाम क्या था? सोमेश्वर। और गहड़वालों से लंबे समय से साम्राज्य विस्तार को लेकर लंबे समय से संघर्ष चल रहा था। गहड़वाल वंश यानी जयचंद से इसका लंबे समय से संघर्ष चल रहा था साम्राज्य विस्तार को लेकर। लेकिन जयचंद की जो पुत्री थी, जो संयोगिता, उसके स्वयंवर में पृथ्वीराज के द्वारा उसका अपहरण करना, ये बहुत बड़ी उनके लिए घातक सिद्ध हुआ। और जयचंद और पृथ्वीराज के बीच में जो प्रमुख दरार आई, वो संयोगिता का अपहरण भी बनी, जिसके कारण बाद में जयचंद गौरी से जाके मिल जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं
कि अजमेर का जो चौहान वंश था, पृथ्वीराज चौहान, वो पहले तो स्थिति उनकी काफ़ी मजबूत, लेकिन संयोगता की घटना ने पृथ्वीराज के लिए एक मुसीबत बाद में खड़ी करी, और ये उनको स्वयं भी नहीं पता था कि जयचंद उनके लिए कितना विनाशकारी सिद्ध होगा। इसके बाद नंबर 3, कन्नौज का राज्य। कन्नौज राज्य में गोपीचंद और विजयचंद के शासन काल में कन्नौज राज्य की काफी उन्नति हुई, सीमाओं का विस्तार हुआ। गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज में जयचंद का शासन था। किसका शासन था कन्नौज में? जयचंद का। प्रबंध चिंतामणि और सूर्य प्रकाश में जयचंद को शक्तिशाली राजा कहा गया है। ठीक है, तो ये जो ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि और सूर्य प्रकाश में जयचंद को क्या कहा गया है? शक्तिशाली राजा कहा गया है। तो कन्नौज का राज्य किसके हाथ में था? जयचंद के। और गोपीचंद और विजयचंद के शासन काल में कन्नौज राज्य की सीमाओं का विस्तार काफी हो चुका था। तो कन्नौज की स्थिति अच्छी थी। पाल और सेन वंश का देखें तो बंगाल में पाल वंश का शासन था, किंतु गौरी के आक्रमण के समय पालों की स्थिति काफी कमजोर हो चुकी थी। तो पाल वंश पहले तो मजबूत स्थिति में था, अब पालों का प्रतिहारों के बीच संघर्ष होते रहना, इससे उनकी शक्ति में काफी गिरावट आ गई थी। तो स्थिति काफी कमजोर हुई। पालों की कमजोर स्थिति का लाभ उठाकर पालों के ही एक सामंत, पालों की जो स्थिति कमजोर थी उसका लाभ उठाया किसने? उसके एक सामंत ने, जिसका नाम था विजय सेन। क्या नाम था? विजय सेन ने बिहार में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था, और बल्लाल सेन ने बंगाल, बिहार, कलिंग के प्रदेश को जीत लिया। तो विजय सेन जो है वो बिहार में अपना स्वतंत्र एक नया राज्य स्थापित कर लेता है, और बल्लाल सेन जब अपनी सत्ता संभालता है तो वो क्या करता है? बंगाल, बिहार और कलिंग में अपने ये प्रदेशों को वो जीत लेता है। तो पाल और सेन वंश के बारे में इसके बारे में जाना। इसका नंबर नेक्स्ट है गुजरात के सोलंकी। तो गौरी के आक्रमण के समय ये भारत की उस समय की राजनीतिक दशा, यानी भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति क्या थी, वो उसके बारे में बताया जा रहा है। गुजरात के सोलंकी वंश भीमदेव के बाद जयसिंह, सिद्धराज और कुमारपाल शासक हुए। मतलब भीमदेव के बाद कौन कौन शासक हुए? जयसिंह, सिद्धराज और कुमारपाल शासक हुए। और 1173 ईस्वी में कुमारपाल की मृत्यु हो गई। इसके बाद सोलंकियों की स्थिति क्षीण होने लगी। इसके बाद कुमारपाल मतलब कुमारपाल की जो मृत्यु है वो 1173 ईस्वी में हो जाती है। तो इसके बाद सोलंकियों की जो कंडीशन यानी स्थिति है वो क्षीण होने लगती है। गौरी के आक्रमण के समय गुजरात में मूल राज द्वितीय का शासन था, और वह दुर्बल शासक सिद्ध हुआ। तो जो मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया भारत पर, तब उस समय शासन कौन कर रहा था गुजरात में? मूल राज द्वितीय, जो कि एक दुर्बल अयोग्य शासक सिद्ध हुआ, और उसने अपनी शासन सत्ता को सही प्रकार से नहीं संभाला, जिसका लाभ मोहम्मद गौरी को मिला। इसके बाद अन्य राज्यों में देखें तो उत्तर भारत के राज्य और दक्षिण भारत के राज्यों में देखें तो गौरी के आक्रमण के समय दक्षिण भारत में अनेक छोटे राज्यों में विभक्त हो गए थे, जिसमें देवगिरी के यादव और बंगाल के काकतीय वंश होयसल। तो ये वंश भी दक्षिण में तो इनकी स्थिति ठीक थी क्योंकि दूरी के कारण, लेकिन मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय उत्तर भारत में या तो राजा आपस में संघर्षरत थे या उनकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गौरी को इसका लाभ काफी मिला, और गौरी के जो उद्देश्य थे वह उसमें सफल भी रहा। तो आज हमने देखा तुर्की आक्रमण एवं राजपूत प्रतिरोध के अंतर्गत तुर्कों के प्रारंभिक धावे। इसके बाद हमने देखा कि धावों जब हुए तो उसमें 912
962 ईस्वी में अलाउद्दीन सफल रहता है और वह गजनी पर अधिकार कर लेता है। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो ईसा गजनी का शासक बनता है और उसके बाद पेराई शासन करता है और पेराई के बाद सुबुक्तगीन तुर्कों में लोकप्रिय हो जाता है और 970 ईस्वी में पेराई को अवदस्त करके गजनी के सिंहासन पर वह अधिकार कर लेता है। 991 ईस्वी में सुबुक्तगीन ने जयपाल के राज्य पर आक्रमण किया, तुर्क इसमें विजयी रहे। महमूद का जन्म 971 ईस्वी में हुआ और महमूद के जो पिता हैं वो सुबुक्तगीन उसकी योग्यता को देखते हुए उसे खुरासान का सूबेदार बनाते हैं, लेकिन उसकी मृत्यु जब होती है तो उसके भाई इस्माइल को शासक बना दिया था, लेकिन बाद में वह युद्ध होता है तो उसमें महमूद गजनवी विजयी होता है और शासक बनता है। भारत पर आक्रमण के कारण में देखें धन संपदा की प्राप्ति, हाथियों को प्राप्त करने की लालसा, साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा, इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार। आक्रमणों के प्रभाव में हम देखें भारत का क्या प्रभाव पड़े तो अपार धन की हानि, उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र पंजाब सिंध मुल्तान के प्रदेशों से हाथ धोना, तुर्क बस्तियों की स्थापना और नंबर 4 हिंदू शासकों की निर्भरता में वृद्धि। मोहम्मद गोरी के बारे में जाना हमने कि किस प्रकार से वो भारत में शिहाबुद्दीन तो उसका नाम था, लेकिन वो बाद में मोहम्मद गोरी के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ, जिसका पूरा नाम था मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। और गौरी के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा तो उसमें उत्तर पश्चिम भारत के मुस्लिम राज्य में कौन राज्य, सिंध मुल्तान और पंजाब। सिंध में सुमल जाति के सियाओं का शासन, मुल्तान में करमाती जाति सियाओं का और पंजाब में गजनवी वंश के शासकों का शासन। अजमेर में चौहान वंश, कन्नौज का राज जिसमें गोपीचंद विजयचंद के शासनकाल में कन्नौज की तो काफी सीमाओं का विस्तार तो होता है, लेकिन बाद में जयचंद यहाँ पर अपनी स्थिति मजबूत करता है और जयचंद को प्रबल चिंतामणि और सूर्य प्रकाश में शक्तिशाली राजा बताया गया है। पाल और सेन वंश, बंगाल में पाल वंश का शासन, किंतु गौरी के आक्रमण में पालों की स्थिति काफी कमजोर हो गई थी। पालों की कमजोर स्थिति का लाभ उठाकर बालों के ही एक सामंत विजय सेन ने बिहार में अपना स्वयं स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया और बल्लाल सेन ने बंगाल बिहार कलेर के प्रदेशों को बाद में जीता। गुजरात के सोलंकी वंश देखा, गुजरात में सोलंकी जिसमें भीमदेव के बाद जयसिंह, सिद्धराज और कुमारपाल शासक हुआ। व्यास चैतर में कुमारपाल की मृत्यु जब हो जाती है तो गुजरात में सोलंकियों की स्थिति कमजोर और गौरी के आक्रमण के समय गुजरात में जो शासन कर रहा था वो मूल राज द्वितीय जो एक दुर्बल शासक सिद्ध होता है। दक्षिण के राज्यों में देवगिरी के यादव और वारंगल के काकतीय और होयसल, तो इनकी स्थिति मजबूत थी। तो आज हमने विस्तार से देखा तुर्कों के आक्रमण एवं राजपूत प्रतिरोध और इन बिंदुओं को विस्तार से जाना। इसके आगे हम इसी क्रम में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। ओके।